नमस्कार। आज हम राजस्थान की हालिया तस्वीर को समझने की एक गहरी कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो नई सरकार के पहले कुछ महीनों के फैसलों, बड़ी योजनाओं और कुछ अहम घटनाओं का आप कह सकते हैं एक कच्चा चिट्ठा है। तो चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि राजस्थान असल में किस दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प पड़ताल होगी क्योंकि इन तथ्यों से हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में भी मदद मिलती है कि शायद क्यों हो रहा है और इसका मतलब आगे क्या असर हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, राजनीतिक नेतृत्व। भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना, सच कहूं तो कई लोगों के लिए एक आश्चर्य था। हाँ, बिल्कुल था। वो पहली बार विधायक बने हैं। तो इस चयन से हमें नई सरकार की रणनीति के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, ये वाकई एक बड़ा संकेत है। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक है और उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली। उनका चयन ये दिखाता है कि पार्टी शायद एक नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाना चाहती है। और साथ ही एक संतुलन बनाने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अच्छा। तो ये एक तरह से अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण बनाने की कोशिश है। और विधानसभा के भीतर भी नए चेहरे ही प्रमुख भूमिकाओं में हैं। हाँ, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर वासुदेव देवनानी को चुना गया, जो एक अनुभवी नेता है। और जब तक स्थायी अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुआ था, तब अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका कालीचरण सराफ ने निभाई थी। सही है। ये सब शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम होते हैं जो सदन की कार्रवाई की दिशा तय करते हैं। सरकार के गठन के ठीक बाद जमीन पर एक बड़ी गतिविधि दिखी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका क्या मकसद था? इसकी शुरुआत भरतपुर से हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक ले जाना, खासकर उन लोगों तक जो शायद जानकारी की कमी के कारण इनका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आउटरीच। हाँ, ये एक तरह से सरकार का जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का पहला बड़ा प्रयास था। और प्रशासनिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई। नए मुख्य सचिव कौन बने? सुधांश पंत को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। ये राज्य की नौकरशाही का सबसे बड़ा पद होता है और मुख्य सचिव की भूमिका सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने में सबसे अहम होती है। और इसी के साथ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य भी याद रखना चाहिए कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये तो हुई राजनीतिक नियुक्तियों और नई सरकार के ढांचे की बात, लेकिन सरकार का असली काम तो जमीन पर बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं से दिखता है। बिल्कुल। प्रशासन की बात करें तो पुलिस व्यवस्था में कुछ विस्तार हुआ है क्या? हाँ, 3 नए पुलिस जिले बनाए गए हैं, भिवाड़ी, नीमराणा और ब्यावर। अच्छा, ये तीनों तो इंडस्ट्रियल एरिया है। बिल्कुल, ये तीनों ही तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। तो अलग पुलिस जिले बनाने का मतलब है कि इन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो राजस्थान की राजनीति और पानी की जरूरतों के लिए दशकों से एक पहेली बना हुआ है, ERCP। सुना है हाल ही में इस पर कुछ प्रगति हुई है? ये एक बहुत बड़ी खबर है। ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। अरे वाह, ये तो बरसों से अटका हुआ था मामला। हाँ, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। ये परियोजना सालों से अटकी हुई थी और इसके पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। 13 जिले? जी हाँ, ये इस क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान की। 2024 के पद्मश्री पुरस्कारों में राजस्थान की क्या भूमिका रही? इस साल राजस्थान की कला और समाज सेवा को बड़ी पहचान मिली। कुल 5 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये पुरस्कार राजस्थान की पारंपरिक कलाओं को सहेजने वालों को मिले हैं। कौन कौन है इसमें शामिल, जरा बताइए। मांड गायन के लिए अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद की जोड़ी को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला। अच्छा। ध्रुपद गायकी से जुड़े लक्ष्मण भट्ट तेलंग को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और सबसे अनोखा सम्मान जानकी लाल भांड को मिला, जो बहुरूपिया कला के लिए जाने जाते हैं। बहुरूपिया कला मतलब ये तो लगभग विलुप्त हो रही थी। बिल्कुल। और इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर अपने असाधारण काम के लिए डॉक्टर माया टंडन को भी ये सम्मान मिला। ये दिखाता है कि अब सिर्फ शास्त्रीय कला ही नहीं बल्कि लोक कलाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। सही कहा आपने। साहित्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ा सम्मान आया? हाँ,
राजस्थानी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गजे सिंह राज पुरोहित को उनके कविता संग्रह पलकती प्रीत के लिए दिया गया। पलकती प्रीत। जी, ये राजस्थानी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान और पुरस्कारों की बात चली रही है तो खेल जगत में राजस्थान का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार, ये तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिल्कुल। नागौर की दिव्यकृति सिंह ने यह गौरव हासिल किया है। ये घुड़सवारी जैसे खेल में एक बहुत बड़ी बात है, जहां राजस्थान की हमेशा से गहरी विरासत रही है। दिव्यकृति सिंह की इस जीत ने उस विरासत को और मजबूत किया है। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कोच को भी सम्मान मिला है। हाँ, पैरा एथलेटिक्स के कोच महावीर प्रसाद सैनी को उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये दिखाता है कि अच्छे खिलाड़ियों के पीछे अच्छे गुरुओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और पैरा खिलाड़ियों ने तो वाकई कमाल ही कर दिया है। अवनी लेखरा का नाम तो अब हर कोई जानता है। जयपुर के अवनी लेखरा ने 2024 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। वाह। वहीं रुद्रांश खंडेलवाल ने भी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता। और सुंदर सिंह गुज्जर ने तो एशियाई पैरा खेलों में भाला फेंक में न केवल स्वर्ण जीता, बल्कि एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। अरे वाह। जी, ये राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों का एक तरह से स्वर्णिम दौर है। इन सब उपलब्धियों के बीच चलिए कुछ बुनियादी लेकिन जरूरी जानकारी पर भी नजर डालते हैं जो राज्य की पहचान से जुड़ी है। राजस्थान के राज्य वृक्ष और पुष्प कौन से हैं? राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ये दोनों ही मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी पनपने की क्षमता रखते हैं और मतलब राज्य की जीवितता का प्रतीक है। और राज्य पक्षी और पशु? राज्य पक्षी है गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है और इसके संरक्षण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। राज्य पशु की 2 श्रेणियां हैं, वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू पशु श्रेणी में ऊंट, जो रेगिस्तान का जहाज है। और राज्य खेल बास्केटबॉल है। इन प्रतीकों से आगे बढ़कर अब राज्य के कुछ फाउंडेशनल पिलर्स की बात करते हैं, जैसे न्यायपालिका और इंफ्रास्ट्रक्चर। उच्च न्यायालय में कोई नई नियुक्ति हुई है? हाँ, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है। और एक बहुत बड़ी परियोजना है पचपदरा रिफाइनरी, उसकी क्या स्थिति है अभी? ये रिफाइनरी बालोतरा जिले में है और उम्मीद है कि 2025 तक इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये परियोजना जब पूरी होगी ना, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हजारों रोजगार पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो और भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हुआ है। हाँ, जोधपुर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है, जिससे पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया गया है, जो शहर के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। हाँ, मैंने उस रिवर फ्रंट पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी के बारे में सुना है। बिल्कुल, वहाँ 82,000 किलोग्राम वजन की दुनिया की सबसे बड़ी घंटी लगाई गई है। 82,000 किलो? हाँ जी। ये सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है। अब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी पहलों पर आते हैं। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सालय वो राजस्थान में खुला है। हाँ, जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ये बनाया गया है। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, खासकर आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि के क्षेत्र में भी एक अनोखा प्रयोग हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कुसुम का फील्ड ट्रायल। ये क्या है? भारत में पहली बार जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कुसुम का फील्ड ट्रायल उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। इसका मकसद ऐसी फसलें विकसित करना है जो कम पानी और मुश्किल हालात में भी बेहतर पैदावार दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये कृषि नवाचार का बड़ा उदाहरण है। और राजस्थान की कला को भी नई पहचान मिली है। जीआई टैग्स की बात हो रही है। हाँ, हाल ही में 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। बीकानेरी उस्ताकला, कशीदाकारी, जड़ाऊ और नाथद्वारा की प्रसिद्ध पिछवाई कला। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि सभी बीकानेर और नाथद्वारा जैसी जगहों से हैं। हाँ। ये दिखाता है कि अब सिर्फ जयपुर या जोधपुर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के छोटे कला केंद्र भी राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। और ये कलाएं महोत्सवों के जरिए भी जिंदा रहती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसलमेर का मरु महोत्सव और बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये दोनों ही राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को खींचते हैं। एसएसए में आम लोगों से जुड़े कुछ बहुत जरूरी योजनाओं की भी बात की गई है, जैसे लखपति दीदी योजना। ये क्या है?
हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य 11.24 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से इतना सशक्त बनाना है कि वे लखपति बन सकें। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और पीएम सूर्य घर और लाड़ो प्रोत्साहन योजना, ये दोनों भी हैं? पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर सरकार एक सेविंग बॉन्ड देगी जो उसकी पढ़ाई और भविष्य में काम आएगा। साथ ही लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की पेंशन भी बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। चलिए, अब फिर से थोड़ा प्रशासन और राजनीति की तरफ लौटते हैं। पुलिस विभाग के मुखिया यानी डीजीपी के पद पर कोई बदलाव हुआ? उत्कल रंजन साहू को नए पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर एक नजर डालें तो तस्वीर क्या है? विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। 16वीं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली, जिससे उन्होंने सरकार बनाई। अच्छा। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनी और टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि भजनलाल शर्मा पद संभालने वाले 14वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, ये क्रम के हिसाब से नहीं बल्कि व्यक्तिगत संख्या के हिसाब से हैं। कई मुख्यमंत्री एक से ज्यादा बार पद पर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर वे 14वें हैं। सरकार की कुछ नई घोषणाओं में एक स्नेक पार्क का भी जिक्र है। हाँ, कोटा में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा। कोटा जो पहले से ही छात्रों का शहर है, वहां चंबल रिवर फ्रंट के बाद ये एक और बड़ा आकर्षण होगा। सही है। इसके साथ ही केंद्र की जल जीवन मिशन योजना को 2024 तक पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य हर घर तक नल से पानी पहुंचाना है। और किसानों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से योगदान बढ़ाकर इसे 6,000 से 12,000 रुपए सालाना करने का प्रस्ताव है। मतलब सीधा डबल। हाँ, और दूसरी, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने वाले कदम है। प्रशासनिक सुधार की दिशा में ई ऑफिस की भी चर्चा है। बीकानेर पुलिस रेंज राज्य की पहली ई ऑफिस पुलिस रेंज बन गई है। इसका मतलब है कि वहां का सारा कामकाज अब डिजिटल और पेपरलेस हो गया है। इससे काम में तेजी और पारदर्शिता दोनों आएगी। अब कुछ सामाजिक अभियानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बातों पर आते हैं। बूंदी जिले में ऑपरेशन समानता चलाया गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य समाज में मौजूद भेदभाव, खासकर दलित दूल्हों को घोड़ी पर न बैठने देने जैसी कुरीतियों को खत्म करना था। ये सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत जरूरी पहल है। राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान को कुछ अभियानों में सराहना मिली है। हाँ, मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान को 3रा स्थान मिला और स्वच्छता ही सेवा अभियान में राज्य ने 6 पुरस्कार जीते हैं ना? जी हाँ, 6 पुरस्कार जीते, जो दिखाता है कि स्वच्छता को लेकर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत, इन दोनों योजनाओं में राजस्थान के लिए क्या है? राज्य का पहला वंदे भारत ट्रेन का रख-रखाव डिपो जोधपुर के भगत की कोठी में बनेगा। ये एक बड़ी सुविधा है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तो राजस्थान के 82 स्टेशनों का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 82? हाँ, ये यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लेकर भी एक पहल हुई है। इसका मकसद स्कूली बच्चों को छोटी उम्र से ही इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना है। वहीं खेल में 66th नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने 33 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई। और ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जोधपुर में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। योजनाओं की बात करें तो कुछ पुरानी योजनाओं के नाम बदले गए हैं, जैसे इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है और क्या इसमें कोई और बदलाव भी है? इसका नया नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है।
और नाम बदलने के साथ साथ एक बड़ा बदलाव ये भी है कि सरकार की तरफ से प्रति थाली दिया जाने वाला अनुदान, वो बढ़ाया गया है। हाँ, वो 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया है। इसका मकसद योजना को और बेहतर तरीके से चलाना है। इसी तरह महिलाओं की सुविधा के लिए जयपुर में पिंक टॉयलेट भी बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर खासकर पेपर लीक और संगठित अपराध को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक राजस्थान में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और भावनात्मक मुद्दा रहा है। इसे लेकर नई सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। और संगठित अपराध के लिए? उसके लिए एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका नेतृत्व ADG दिनेश MN कर रहे हैं। इसका लक्ष्य राज्य में संगठित अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है। भविष्य की योजनाओं में सोलर सिटी और ग्रीन कॉरिडोर जैसी बड़ी बातें भी शामिल हैं। हाँ, पुष्कर और जैसलमेर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और पंजाब के बठिंडा से गुजरात के जामनगर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है जो राजस्थान के कई जिलों से गुजरेगा। ये एक एक्सप्रेस वे है जो व्यापार और परिवहन के लिए बहुत अहम होगा। अच्छा। साथ ही अलवर के बाला किले में राज्य का पहला शस्त्र संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। और पशुपालकों के लिए भी एक नई योजना की घोषणा हुई है। हाँ, गोवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को क्या फायदा मिलेगा? इस योजना का असल मकसद छोटा है लेकिन असर बड़ा हो सकता है। इसके तहत पशुपालकों को अपने पशुओं की देखभाल या डेयरी के छोटे मोटे काम के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन? जी, ये उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालकर सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप से जुड़ी भी एक खबर है, लेकिन राजस्थान के बाहर। हाँ, ये दिलचस्प है। हैदराबाद के बेगम बाजार में महाराणा प्रताप के 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये दिखाता है कि उनका सम्मान सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में है। ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बदलाव हैं। बीकानेर के गुड़ा वेस्ट में एक लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछली सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अच्छा, तो इसे केंद्र की योजना से जोड़ा जा रहा है? हाँ, इसे केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एक मिशन 2030 का भी जिक्र है, ये क्या है? ये एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसका लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। इसी दिशा में कुछ और कदम भी हैं, जैसे 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपए प्रतिमाह की गई थी। केंद्र सरकार ने लोक देवता श्री देव नारायण जी पर डाक टिकट भी जारी किया और कोटा में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भी MOU साइन हुआ है। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण में हैं। इसमें कानून, संसाधन, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का मिश्रण है। राइट टू हेल्थ विधेयक, जो काफी चर्चा में रहा था, वो कब पारित हुआ था? राजस्थान में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक मार्च 2023 में पारित हुआ था। ये देश में अपनी तरह का पहला कानून था जिसने निजी अस्पतालों को भी आपातकालीन स्थिति में मुफ्त इलाज के लिए बाध्य किया। और संसाधनों की बात करें तो एक बहुत बड़ी खोज हुई है लिथियम की। ये शायद हाल के वर्षों की सबसे बड़ी खबर है। नागौर के डेगाना में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। डेगाना में? जी हाँ। भारत जो अभी लिथियम आयन बैटरी के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, उसके लिए ये खोज देश की ऊर्जा सुरक्षा और इलेक्ट्रिक व्हीकल महत्वाकांक्षाओं के लिए गेम चेंजर हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए क्या खास कदम उठाए गए? शिक्षा का अधिकार यानी RTE के तहत अब छात्राओं के लिए 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, ये लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसके अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर थाना भी जयपुर में खोला गया था। और अंत में युवाओं और कामगारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। हाँ, इसमें अनुप्रति कोचिंग योजना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी करवाती है। कालीबाई भील और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। शिक्षा के हब कोटा में एक विज्ञान केंद्र और तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा। और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को अपने औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अच्छा। और साथ ही हमारे वीरों के सम्मान में मेजर शैतान सिंह के नाम पर जोधपुर में और मेजर पीरू सिंह के नाम पर झुंझुनू में स्मारक भी बनाए जाएंगे। तो ये था राजस्थान के हालिया गतिविधियों से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। हमने राजनीति से लेकर खेल, योजनाओं से लेकर विज्ञान और कला तक। आज हमने पढ़े थे 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन, टोटल थे 100। अब क्वेश्चन है, हाल ही में मोखला, पारवेर, जैसलमेर और बुचारा मेन जयपुर में कंजर्वेशन रिजर्व निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर 16वीं रैंक के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदर्शन वाला शहर बना है। हाल ही में जैसलमेर जिले की सैम तहसील में स्थित सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर कृत्रिम रूप से नन्हे गोडाउन जन्म के कारण चर्चा में रहा है। राजस्थान में प्रस्तावित सबसे लंबा रोपवे आमेर फोर्ट से नारगढ़ फोर्ट तक का है, जिसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर। देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडिजिनस फोरम पाली में स्थापित किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार टॉय पार्क कोटा, फूड पार्क लालसोट दौसा, मेटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोनाडा जोधपुर में, राजस्थान के बीकानेर और उदयपुर शहर में विवाह पूर्व परामर्श तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे। और राजस्थान सहित 9 राज्य में 21 केंद्र के साथ शुरुआत हो रही है। हाड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक कोटा जिले में स्थापित किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 70 लाख रुपए की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में माई और अनास नदी के संगम पर बनाया जा रहा है, जो सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज होगा। मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी और IIT द्वारका के अंदर की जा रही है। कोनो गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। वेस्ट टू वेंडर पार्क का निर्माण जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर जिले में 2.76 करोड़ तथा सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में 6.23 लाख आए थे। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बीकानेर नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना पैथरोल जयपुर में की जाएगी। फरवरी 2025 में अजमेर की फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। साथ ही किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है और खादिम का नाम होटल अजमेरू कर दिया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। सिंगावाला अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग सेंटर को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। भारत में प्रथम स्तर की जेनेटिक कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी हाल ही में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को मिली है। हाल ही में 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। राजस्थान में जयपुर के सेंट्रल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्क भरतपुर में 500 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। भारत के 2 शहरों उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है। पहली बार किसी भारतीय शहरों को यह दर्जा दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए क्रमशिला भवन का नवाचार राजस्थान के भरतपुर जिले में किया जा रहा है। विश्व का पहला धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजस्थान का पहला सैनिक बालिका स्कूल दाबूखड़ा जोधपुर में स्थापित किया